प्रिय मित्रों, कुछ पाठकों ने मेरे से अनुरोध किया है, बल्कि बार बार अनुरोध किया है कि जॉली जोसेफ केस जो सदर्न इंडिया में केरला में हुआ और जिसमें जो उस वक्त के कमिश्नर ऑफ पुलिस केरला के थे मिस्टर बेहरा, उन्होंने मेरे से ये डिस्कस भी किया और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी मेरे से डिस्कस किया और इसको वाइड कवरेज दी गई मीडिया में, टेलीविज़न पे भी और प्रिंट मीडिया में भी। शायद इसलिए बहुत से पाठक मेरे से ये रिक्वेस्ट करने लगे कि मैं इस केस के बारे में अपनी कमेंट्री ज़रूर दूँ। इसलिए मैंने आज ये केस चुना है। यहाँ गर्मी बहुत है, उमस भी है, इसलिए पंखा और एसी दोनों चलाने पड़ रहे हैं। उनका थोड़ा शोर आपको डिस्टर्ब करेगा, कृपया थोड़ा धीरज रखें। जोसेफ का केस कोई पहला केस नहीं है हिस्ट्री में जिसमें एक फीमेल ने सीरियल किलिंग्स की हो या सीरियल किलर हो। इतिहास में पूरी दुनिया भर में ऐसे बहुत सी फीमेल्स हुई हैं जो सीरियल किलिंग में इन्वॉल्व थी और उन सब पे काफ़ी काम भी हुआ है। एक इन्फॉर्मेशन जो इस नाम से है, 33 of history's most infamous female serial killers and their grisly crimes। उसमें 33 औरतों का, उन औरतों का जो कि इतिहास में बहुत ही क्रूअल सीरियल किलर रही हैं, उनका वर्णन किया हुआ है। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने पूरी डिटेल में भी जो वुमेन या फीमेल सीरियल किलर थी उन पे काम किया और उन्होंने कहा कि साहब एक 3 चीज़ें सीरियल किलर जो फीमेल की हैं यूरोपियन साइड में, हमारे यहाँ निश्चित ऐसा नहीं है, उनमें कॉमन होती हैं। एक वो हेल्थ केयर सिस्टम में काम कर रही होती हैं, और उनके विक्टिम्स जो हैं वो भी उसी तरह बच्चे या बूढ़े, इस प्रकार के लोग ज़्यादा होते हैं जिनको मारना आसान है, लेकिन कभी कभी वो अपने पैरामोर्स या यंग पीपल या पीपल उनके हस्बैंड की एज के उनको भी मारने में सफल होती हैं। तीसरा उन्होंने बताया कि साहब हमेशा वो सीरियल किलर्स जो हैं ये फिजिकल वायलेंस के अलावा पॉइजनिंग में ज़्यादा विश्वास रखती हैं। वो जहर देना ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर सेकंड नंबर पे
एस्फिक्सिएशन, गला घोंट के या स्मोदरिंग करके या स्ट्रेंगुलेशन करके ज़्यादा मारने में विश्वास करती हैं। एक्चुअली इन सब में फिजिकल फोर्स बहुत कम चाहिए, और जहाँ फिजिकल फोर्स का प्रश्न है वहाँ पे औरत थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। इसीलिए शायद वो इस तरह के तरीके अपनाती हैं सीरियल किलिंग्स में। ये दुनिया की सबसे खतरनाक सीरियल किलर कहलाती हैं। इनका नाम है आइलीन वॉमस। ये 1956 में पैदा हुई और वॉमस ने 7 आदमियों को मारा फ्लोरिडा में 1989 और 1990 के बीच में। उसने इन सब 7 आदमियों को गोली से मारा और पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मारा। पॉइंट ब्लैंक रेंज ये कहते हैं कि या तो सटा करके या फिर 2-3 इंच के अंदर अंदर। यह इंफॉर्मेशन न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ जो आता है उससे लिए। वैसे इनके एलिना वॉमस के इंटरव्यूज़ आपको तमाम मिल जाएंगे यूट्यूब पर। इवन मृत्यु से पहले भी इनका इंटरव्यू लिया गया और उन इंटरव्यूज़ में ये बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि वो मानसिक रूप से नॉर्मल नहीं है। और ज़्यादातर फीमेल या मेल सीरियल किलर्स मानसिक रूप से हमेशा डिस्टर्ब होते हैं। उनकी पर्सनैलिटी भी नॉर्मल नहीं होती। वो किसी 1 या 2 या 3 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के मिक्सचर्स के शिकार होते हैं। उसके अलावा भी उनको मेजर साइकोसिस के भी सिम्टम्स हो सकते हैं, लाइक सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिजीज के सिम्टम्स में उन्हें आ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो मैंने देखा है वह एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं होती। इसीलिए पहला सबसे बड़ा जो काम हमें करना होता है वो होता है उनकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल क्रिएट करना और उसकी स्टडी करना। यह एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। यूरोप और अमेरिका में ज़्यादातर जो इंट्रोगेटर होते हैं वो इस काम में काफ़ी माहिर होते हैं, कुछ अनुभव से कुछ ट्रेनिंग से, दोनों चीज़ें। हमारे यहाँ पे इस तरह का नहीं अनुभव देने का कोई तरीका है और नहीं, यानी कि इन्वेस्टिगेटर को स्पेशल लोग नहीं बनाए जाते जो बार बार ऐसे लोगों से बात करके उनके ट्रेड्स को समझ सकें, और ना ही उनके लिए कोई स्पेशल साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग का प्रावधान है। जो यूरोप और अमेरिका कनाडा की पुलिस को अक्सर वो उस तरह का एक्सपोजर और ट्रेनिंग मिलती है। खैर, हम इंडिया में एक ही व्यक्ति रह जाता है इसके लिए, वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट, और ये उसके रुझान पे है क्योंकि उसके पास तो हर एक को लाया ही जाएगा सूनर लेटर।
तो उसको एक अपॉर्चुनिटी है, अगर वो रुझान रखता है तो वो कोई उसकी मैंडेटरी ड्यूटी नहीं है। मैंडेटरी ड्यूटी तो यही है कि देखे कि फिजिकल वायलेंस नहीं हुआ है, कोई चोट नहीं है, पुलिस वालों ने मारा नहीं है, किसी तरह का उसको टॉर्चर नहीं किया जा रहा है, उसकी किस तरह से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर उसका रुझान है तो वो बाकी चीज़ों का भी एग्जामिनेशन करके, उसका रिकॉर्ड करके और एक्सपीरियंस प्राप्त कर सकता है। मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिलती रही और मैंने किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया। सीखने की कोशिश की, कितना सीखें ये तो भगवान जानता है। सेकंड जो सीरीज में नाम आता है जूडी बेर्नाउ का, जिसका निक नेम ब्लैक विडो था, और वो अपने विक्टिम्स को पॉइजन करती थी। सबसे पहले उसने अपने हस्बैंड को किया, फिर उसके बेटे को किया, और फिर उसने अपने एक बॉयफ्रेंड को पे ये अटेम्प्ट किया। तो इस तरह के अटेम्प्ट जूडी ने शुरू किए। जूडी के बाद एक नाम आता है जोआना ब्राजा का। ये मैक्सिकन थी, प्रोफेशन से रेसलर थी। शी वॉज बोर्न इन 1957 और उसका नाम रखा गया था द ओल्ड लेडी किलर। उसने करीब अपनी उम्र के में 42 से लेके 48 तक बूढ़ी औरतों को, ओल्ड वुमेन्स को मारा, उनको मौत के घाट उतारा। और जब वो पकड़ी गई तो उनको 759 साल की जेल हुई, यानी कि वो इस जन्म में जेल से वापस नहीं आ सकती थी। वो क्या करती थी कि जो उसका विक्टिम है उसको मारती भी थी और फिर उसको स्ट्रैंगुलेट कर देती थी, यानी कि कोई लिगेचर लेके, कोई रस्सी लेकर के और गले में चारों तरफ लेकर के और उसको स्ट्रैंगुलेट कर देती थी। और उनके पास जो भी पोजीशन में मटेरियल होता था उसको चुरा लेती थी। जो भी उनके पोजीशन में है, पैसे हैं, बटुआ है और कुछ है, कोई यूज़ की चीज़ है, तो उसको चुरा लेती थी। और 2006 में यह पकड़ी गई। यह दूसरी फेमस औरतें हैं, फीमेल सीरियल किलर्स हैं, जिन्होंने लोगों को मारा। नंबर 1 पे है जो उन्होंने 48 औरतों को मारा। उससे आगे जो नंबर 2 पे हैं, ऊपर वाली रो में, उसने 103 बच्चियों को मारा। नेचुरली ये गायनी डिपार्टमेंट में नर्सिंग होंगी और वहाँ पे वो बच्चियों को मारती थी। उससे आगे वाली तीसरे नंबर पे जो हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटो है, उन्होंने 25 किड्स, बच्चों को जिंदा जला दिया। और उससे आगे वाली जो है, उन्होंने 11 रिश्तेदारों को जहर देकर के मौत की नींद सुला दिया। उसके नेक्स्ट वाली ने 5 बच्चों को मारा। उसके आगे वाली ने 31 मरीजों को, नर्स थी, उनको जहर दिया। और उसके बाद हम पुराने यूनिट पे आ गए, जिनका हमने फोटो देखा था कि उन्होंने 7 आदमियों को गोली से उड़ा दिया। और लास्ट जो में है, चश्मा जिन्होंने पहन रखा है, मर्डर्ड 9 वुमेन, उन्होंने 9 औरतों को मारा। तो इस तरह से मारने के सिलसिले में
औरतें कोई ज़्यादा पीछे नहीं हैं। और वो जो तरीका एक स्टडी में कहा भी उन्होंने कि साहब ज़्यादातर स्ट्रेंगुलेशन या पॉइजन दे के मारती हैं, ये उनका मेथड ऑफ चॉइस है, सिवाय एक दो के जिन्होंने वेपन मारा। यह भी सत्य सा लगता है। और वो हेल्थ केयर से बहुत से ज़्यादा जो औरतें हैं वो हेल्थ केयर में, नर्सिंग स्टाफ में या डॉक्टर या फिजियोथेरेपी में, दूसरे किसी हेल्थ संबंधी प्रोफेशन में है, तो उससे उनको एक तो अपने विक्टिम सेलेक्ट करने में बहुत आसानी होती है और उनको मारना भी आसान होता है, क्योंकि इजीली वो अप्रोचेबल है किलर को। तो शायद इसलिए ही ये रहा होगा। और ये स्टडी जो की गई जहाँ पे 3 निर्णय लिए गए, ये लगभग 60-70 साल के कलेक्टेड स्टडी के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि पॉइजनिंग या स्ट्रैंगुलेशन। और असेसिबल पीपल, अब हम थोड़ा उसको मॉडिफाई कर देते हैं कि या तो वो हेल्थ केयर में हैं, अदरवाइज वो फैमिली मेंबर्स होते हैं, या जो लोग उनको असेसिबल होते हैं। ज़्यादातर फैमिली वाले असेसिबल होते हैं, इसलिए फैमिली मेंबर ही सबसे बड़े विक्टिम बन जाते हैं। प्रेजेंट केस जो हम डील कर रहे हैं, और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताई कि सब में साइकोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस की एविडेंसेस दिखती हैं, होती हैं, और सबसे पहले उनका वो असेसमेंट बहुत बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम, बिना मरे ही, या दूसरे शब्दों में जो जिंदा आदमी क्लेम करते हैं, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग। तो प्रॉपर साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करने से या प्रॉपर साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने से इन औरतों का, इन लेडीज़ का स्वभाव बड़ी जल्दी ही सामने आ जाता है, इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंट नहीं होती। इन सब से जो इन्फॉर्मेशन ली गई है वो कन्फेशन में आई है। और ये भी नोट किया गया है कि ज़्यादातर ये औरतें कन्फेशन से ही मामले को बताती हैं कि वो उन्होंने इतने क्लेवरली मर्डर किए होते हैं कि वो ज़्यादातर रूटीन इन्वेस्टिगेशन से डिटेक्शन में नहीं आते, इसलिए फाइनली अक्सर पूरी बात उनके कन्फेशन से ही सामने आती है। अब आते हैं हम जोली जोसेफ। इन्होंने भी मर्डर किए। इन्होंने 14 ईयर्स के स्पैन में किए, और इन्होंने कहाँ किए? केरला में। और किस टाइप से किए? पॉइजनिंग से किए। जो उसके कन्फेशन के अनुसार है वो साइनाइड पॉइजनिंग से किए। कितने लोगों को मारा? 6 लोगों को मारा। ये 6 लोग कौन थे? वो सब उसी के परिवार के मेंबर थे। और कितनी इंक्वायरीज उस पर हुई वो यहाँ मैंने दिया है कि भाई KG साइमन, रूरल SP एंड केरला पुलिस, इन सब ने इनको इन्वेस्टिगेट किया। 3 लोग अरेस्ट हुए 2019 में, क्योंकि इनका पर्दाफाश हुआ 2019 में। और 2019 में हालांकि मैं रिटायर हो चुका था, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने बेहरा साहब के साथ में बहुत काम किया था जब वो दिल्ली में CBI में थे, तो उसी आधार पे उन्होंने मुझे याद किया और मुझे एसोसिएट होने की रिक्वेस्ट की थी, जिसका उन्होंने वाइड कवरेज मीडिया में इधर भी लोगों ने दिया ना। टोटल इसमें 3 अरेस्ट हुई, 1 ईयर, 2 इनके जो सहायता कर रहे थे इनको, जिनके नाम थे MS मैथ्यू एंड प्राजी कुमार, जो उसको प्रोक्योर करने में या देने में मदद करते थे वो लोग। और चार्ज इस पे क्या लगा? मर्डर का चला। और ये जगह थी कहाँ पे? ये कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में, साउथ इंडियन केरला में यह जगह लोकेटेड है।
अब ये कौन लोग थे जिनको मारा इसने, क्योंकि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय होता है। ये सारे लोगों के इन्होंने मारा 2002 से लेकर 16 के बीच में। ना ए सीरीज ऑफ सडन किलिंग के पहले कोई किसी तरह का कोई इंडिकेशन नहीं है। ये बहुत ही सडन है और सडन डेथ को सिमुलेट करती है प्राय सभी, और विद इन फैमिली है, जो हमने पहले भी आपको बताया कि विद इन फैमिली उनकी चॉइस होती है। और अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है या कोई रिसेंट प्रोसेस चल रही है तो भी ये पॉइजन दे सकते हैं, पर अक्सर विदाउट एनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज सडनली पेशेंट को बीमार हो जाता है। हो सकता है उसको बीमारी भी चल रही हो छोटी मोटी, लेकिन बिना किसी मेजर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज या कोई मेडिकल डायग्नोसिस के सडनली पेशेंट को सिम्टम्स अपीयर होते हैं एंड ही डाइज। ये क्लासिकल सिम्टम्स है सभी लोगों में जो इनके तथाकथित, मैं अभी तक तथाकथित कहूँगा, विक्टिम थे। 2000 शुरू में सबसे पहले अन्नमाथोसस जो इनकी मदर-इन-लॉ थी, उन्होंने एक पानी का गिलास पिया और उसके बाद तबीयत खराब हुई और डेथ हो गई। फिर 6 साल बाद 2008 में जो थॉमस अन्नमा के हस्बैंड थे, वो तो उनकी मदर-इन-लॉ थे, 56 साल की थी, ये थोड़े एजड थे, 66 और 67 ईयर्स के थे, वो भी पास्ट अवे हो गए सडनली, कोलैप्स होकर के डेथ हो गई, जिसको लोगों ने कह दिया कि हार्ट अटैक हो गया है। 2011 में रॉय थॉमस, जो उनके हस्बैंड थे अपने खुद के, वो चावल खाने के बाद में, चावल और करी जो अपने रोज खाते हैं, वो चावल करी खाने के बाद में अचानक उनकी डेथ हो गई। ये उनके अपने हस्बैंड का हुआ 2014 में, 14 में। और 2014 में ही उसी साल एक साजू जो टॉडलर था, डॉटर थी, और जिनका नाम एल्फाइन साजू था, उनकी डेथ हो जाती है अचानक चॉकिंग ऑफ फूड से। सो चॉकिंग ऑफ फूड से बच्चों में डेथ होना बहुत रेयर है। मैंने अभी तक कोई ऐसा केस नहीं देखा। होती होगी डेथ, लेकिन दिल्ली जैसी जगह में 50 साल काम करने के बाद मेरे पास में बच्चे की चॉकिंग का खाना खाते वक्त केस नहीं आया। एडल्ट्स के तो आते हैं, लेकिन वो भी कुछ ऐसी अनयूजुअल चीज जाके फंसती है। हाँ, कभी कभी लिटरेचर में मैंने देखा है मटर वगैरह का दाना जो है वो चला गया गलती से मुंह में, पर राइस का मैंने दाना, या अब हालांकि इसमें क्लियर नहीं है कि उन्होंने राइस खाया या, पर साउथ इंडियन फूड जो रहता है, सिर्फ जो फिश खाते हैं उनको खतरा रहता है हमेशा चॉकिंग का, कि एक छोटा कांटा जो कहीं जाके गले में फंस गया तो स्पाज्म हो जाता है और उस पास में डेथ की रहती है। क्या रहने याहू, दिस इज डाउटफुल डेथ। 2016 में जोली ने सिल्ली साजू, जो लड़की मरी है 14 में, एल्फाइन उसकी मदर है, वो भी 1 गिलास पानी पीती हैं और उसके बाद में उनकी डेथ हो जाती है।
और डेथ के टाइम से उनके मुंह से एक्सेसिव फ्रोथ भी आती है। अब ये सारी 6 की 6 डेथ्स जो हैं वो विदिन एक फैमिली हैं और एक रेगुलर इंटरवल पे होती आ रही है 2002 से 16 तक। तो नेचुरली एक शक जाता है कि भाई ऐसा और अचानक और सडन 1-2 डेथ हो जाए तो कोई बात नहीं है, पर 6 कंटिन्यूस डेथ से इस तरह का सस्पिशन होना एक बहुत आसान था। इसलिए 2019 में ये मामला उठा। आफ्टर उनके एक रिश्तेदार थे, उन्होंने आरटीआई की सारे डॉक्यूमेंट्स हॉस्पिटल से और सब जगह से कलेक्ट किए और कलेक्ट करके उन्होंने कहा कि साहब ये नेचुरल संभव नहीं है, देयर इज समथिंग अननेचुरल विद इन दिस प्रोसेस। क्योंकि इतने छोटे टाइम में, यानी कि 2006 से 16 के बीच 10 साल के टाइम में 6 लोग इस तरह से सडन डेथ से मर जाना, यह इंसिडेंस या कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है और अक्टूबर 2019 में जॉली को अरेस्ट कर दिया जाता है और अरेस्ट करते ही वो कन्फेस्ट करती हैं कि हाँ, मैंने साइनाइड दे करके इन लोगों को मारा है। और ये वो बताती हैं, फर्दर बताती हैं कि साइनाइड उन्हें, अच्छा साइनाइड बहुत आसानी से मिलता है, गोल्ड स्मिथ है वहाँ मिल जाता है। आप किसी लैब में भी जाएंगे, पोटेशियम साइनाइड तो बहुत ईजी होता है मिल लेना। पहले तो, अब आजकल तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी शोर मचाया था कि नहीं भाई स्कूल लैब से मत रखो, ऑर्डिनरी लैब से भी मत रखो। जब एक लैब बॉम्बे में डेथ हो गई थी एक लैब में, तो हम लोगों ने काफ़ी गवर्नमेंट को कहा था, कन्वे भी किया था कि भाई नहीं ऐसा मत करो, तो साइनाइड को थोड़ा प्रोटेक्टेड वे में रखो, सो इट शुड नॉट बी इजीली एक्सेसिबल टू एनीबॉडी। क्योंकि फोटोग्राफ में यूज होता है, गोल्ड स्मिथ करते हैं और दुनिया भर की इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है साइनाइड का उपयोग काफ़ी है गोल्ड स्मिथ के अलावा। सो शी एलिजिबली ऑब्टेन्ड दिस फ्रॉम MS मैथ्यू और प्राजी कुमार जो है, दोनों उसको ये सप्लाई करते थे, अरेंज करके देते थे साइनाइड, इसलिए उनको भी पकड़ लिया गया। अब एक छोटा सा ब्रीफ में बताना चाहता हूं कि ये कौन है, जोली है कौन। जोली ओरिजिनली जो है वो कटप्पना, जो कि इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ की रहने वाली हैं और फर्स्ट ईयर कॉलेज की ड्रॉप आउट है। यानी कि एकेडमिक कैरियर उनका कोई ब्राइट नहीं है, पढ़ाई में इंटरेस्ट लेके पढ़ने का कोई उनका हिस्ट्री नहीं है। पहली शादी उन्होंने रॉय थॉमस से 1997 में की और उनके दो बच्चे हुए, जो उस वक्त 2019 में एक 15 साल का था और एक 21 साल का था, ग्रोन अप बच्चे थे। उनके नेबर का कहना था, पड़ोसी का कहना था कि जोली जो है वो झूठ बोलती थी अपनी डिग्री के बारे में। वो हमेशा कहती थी मैं M.Com हूँ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल कैलिकट में वो काम करती है, यानी कि NIT कैलिकट में काम करती है। इसके बारे में उनके पड़ोसियों का कहना था कि झूठ बोलती थी और वो इस बात को सिद्ध करने के लिए वो हमेशा जॉब के नाम से निकलती थी, पर वो कहाँ जाती थी ये उनको पता नहीं था, किसी को पता नहीं था। 2011 में हर हस्बैंड रॉय थॉमस, वो मैंने बता ही दिया कि उनकी डेथ हो गई अंदर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में। और उसके बाद उन्होंने 2016 में जोली ने फिर शादी कर ली एक साजू जकारियास के नाम से, और उसका ये डिस्क्राइब करना था और
बाकी लोगों का उसका कहना था कि ये बहुत ही जोवियल, फ्रेंडली और पायस लेडी थी। यानी कि व्यवहार में किसी भी तरह का वो इंगित नहीं करती थी कि उसको कोई साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, बट उसका ये व्यवहार, ये कहना, जबकि फर्स्ट ईयर वो ड्रॉप आउट है, और कहना ये कि साहब मैं एमकॉम की हुई हूँ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कलिकट की है उसमें काम करती हूँ, रोज़ चले जाना। अब ये सब जो है डिस्टर्ब्ड शो करता है, ये शो करता है उसका डिस्टर्ब्ड ईगो, that there is something psychologically abnormal with her, कि कुछ ना कुछ तो उसके साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अदरवाइज ऐसा कोई नहीं करेगा, पर्टिकुलरली जबकि आपके ग्रोइंग बच्चे हैं और एक 15 साल का हो गया है, 21 साल का हो गया है, और उस स्टेज में आपको ऐसा कोई झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है अनलेस अनटिल आप किसी साइकोलॉजिकल कंपल्शन के अंडर में है। अब क्या पॉइंट हैं जो साइनाइड के लिए या हाइड्रोसाइनाइड गैस के बारे में, देखिए दो तरह ज़्यादातर यूज होते हैं। एक होता है हाइड्रोसाइनाइड और हाइड्रोसाइनिक एसिड। ये लिक्विड के रूप में होता है, लेकिन खोलते ही ये गैस बन के उड़ जाएगा। तो ये तो अक्सर मिलता है एम्प्यूल्स में, इसको शीशी में नहीं, एम्प्यूल्स में लोग रखते हैं जिन्होंने इसको यूज़ करना होता है, और वैसे शीशे में भी रख सकते हैं। दूसरा इसका जो मिलता है मार्केट में बहुत कॉमन, वो है पोटेशियम साइनाइड। ये सॉलिड है, लेकिन हाइड्रोसाइनिक एसिड के कंपैरिजन में ये डेथ करने में ज़्यादा टाइम लेता है। अभी डेथ के इशू पे आएंगे। डेथ जो है हाइड्रोसाइनिक एसिड लेने से रैपिड होती है, क्योंकि गैस है या लिक्विड है, लिक्विड तुरंत गैस बन जाता है वो। तो हाइड्रोसाइनिक एसिड तो बहुत जल्दी कर देता है, लेकिन फिर भी 4-5 मिनट लगते हैं। ये बिल्कुल गलत मिथ है। लोग कहते हैं जी सब सेकंड में मर गया, 2 सेकंड में मर गया, और किसी को उसका टेस्ट पता नहीं है तो कैसा है, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी रैपिडली मरता है, विद इन मिनट्स मरता है, सेकंड्स नहीं। 1 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, ये डिपेंड करेंगे कितना जल्दी, कितनी मात्रा उसने कंज्यूम की है और कितनी जल्दी उसकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बहुत फास्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है ये। और ये जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एट द सेल्यूलर लेवल है उसको ब्लॉक करता है। जो रेस्पिरेटरी एंजाइम सेल लेवल पे है, सेल्यूलर लेवल पे, इसलिए उसको हिस्टोटॉक्सिक पॉइजन कहते हैं। ये सेल्स को ही जाके सारे को तुरंत खत्म कर देता है, तो इसलिए आदमी बहुत जल्दी मर जाता है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को इसका टेस्ट मालूम नहीं है, इतना फास्ट नहीं है। इट इज फास्टेस्ट, बट इतना फास्ट नहीं है। ये अक्सर जो टेररिस्ट हुआ करते थे वो अपने गले में ये एम्प्यूल टांग के रखा करते थे, और जैसे ही फंस गए कमरे में, देखा चारों तरफ से गिर गए, तो उस कैप्सूल को दांतों के नीचे मुंह में ले जा करके दांत से तोड़ देते थे। और मैंने कई ऑटोप्सी की हैं जहाँ पे उनके टुकड़े बाद में मिलते हैं, और वो टुकड़े आइडेंटिफाई करते थे कि हाँ उसने साइनाइड का कैप्सूल खाया है। तो वो कैप्सूल होता था शीशे का, ग्लास का। दूसरा कैप्सूल होता था जो अपने आम कैप्सूल की तरह थोड़ा बड़ा होता है, जिलेटिन की कोटिंग, थोड़ी सी हार्ड कोटिंग उसमें होती है, जिसको दांत के नीचे रख के दबाना पड़ता है, और होते ही पोटेशियम साइनाइड रिलीज होता है उसमें से। और पोटेशियम साइनाइड से आदमी 5-10 मिनट, इवन आधे घंटे तक भी सर्वाइवल बोला गया है। लेकिन फिर भी ये बहुत कम है, इसीलिए टेररिस्ट खाते हैं, क्योंकि 5-10 मिनट तो जिसने मारा उसको पहुँचेंगे उसके पास, तभी तो इंटरोगेशन करेंगे या कुछ खबर लेंगे, और पकड़ भी लिया तो 5-10 मिनट तो उसको ले जाने में लगेंगे, तब तक उसकी डेथ हो जाती है। तो इट्स ए रैपिड किलर, नॉट एन इंस्टेंटेनियस किलर। ये समझने की बात है।
इट्स ए वेरी रैपिड किलर। हाँ, गैस फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ज़्यादा फास्ट होता है। फिर भी 1-2 मिनट लगते हैं, कुछ समय उसमें लगता है, सिम्टम्स आते हैं। उस सिम्टम्स हो सकता है कि अगर आदमी नहीं बोल सके, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब खाया और प्राण निकल गए। सो अगेन मैं कहूँगा मैटर ऑफ सेकंड्स नहीं, मैटर ऑफ मिनट्स कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ना एक बात ध्यान रखने की है कि ये 2 घंटे के अंदर ही बॉडी का एक्सक्रीट हो जाता है। एक्चुअली ये इसका डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट होता है। डिकम्पोजिशन मीन्स ये पोटेशियम साइनाइड, जल्दी से पोटेशियम साइनाइड जो पेट में जाएगा तो पेट में या मुंह में जाने के बाद में जैसे ही पानी सेक्ट करेगा तो हाइड्रोसानिक एसिड बनेगा और पोटेशियम अलग हो जाएगा, उसका KOH बन जाएगा। तो वो हाइड्रोसानिक एसिड जो है वो मारता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है पोटेशियम साइनाइड को हाइड्रोसानिक एसिड में कन्वर्ट होने में। जबकि उसका एम्प्यूल अगर है जिसमें प्योर हाइड्रोसानिक एसिड भरा हुआ है, लिक्विड रूप में या गैसियस रूप में, जो भी आप कह दीजिएगा, वो तुरंत उसमें से एब्जॉर्ब होकर बॉडी को जल्दी मार देगा। तो ये मैंने बता ही दिया कि इसीलिए अपने गले में टेररिस्ट जो हैं वो पहनते थे ये कैप्सूल, आइदर पोटेशियम साइनाइड और हाइड्रोसानिक एसिड। अब इस केस में क्या रहा, क्योंकि सब बातें पुरानी थी, इसलिए जो भी हमसे मिलने भी आए थे उनको भी हमने बताया, जब पुलिस के लोग आए थे, कि देखो भाई अब रेट्रोस्पेक्ट में तो आप जाके टेस्ट कर नहीं सकते। सेकेंडली उसका जो हाफ टाइम है, क्या बोलते हैं, हाफ टाइम नहीं, उसको बोलते हैं जो एक्सक्रीशन टाइम जो है वही 2 घंटे है। भी 2 घंटे में तो अगर पेशेंट सर्वाइव भी कर गया किसी तरह से तो वो बॉडी के अंदर मिलेगा ही नहीं। उसके अलावा एक पॉइंट और है, ये प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन भी है। हाइड्रोसानिक एसिड जो है वो जब बॉडी का डिकम्पोजिशन हो रहा होता है तो तब भी प्रोड्यूस होता है, लाइक फॉस्फाइड। और फॉस्फाइड हाइड्रोजन दोनों प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन है। तो इसलिए इस स्टेज पे कोई चारा नहीं है जब तक आपको वो मटेरियल सस्पेक्टेड मिले कि हम 100% ये कह सकें कि इनकी डेथ हाइड्रोसानिक एसिड से हुई है। सिर्फ आपकी मदद कर सकता है कन्फेशन, लेकिन न तो बाहर इंडिया के कन्फेशन एडमिसिबल है कोर्ट में और नए इंडिया में उसको आप सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस से और बाकी विटनेसेस से सिद्ध करना पड़ेगा कि यस ही और शी हैज़ गिवन दिस पॉइजन एडमिनिस्टर्ड। क्योंकि इसमें सबसे अनलकी बात यह है कि कहीं भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। अगर पोस्टमार्टम होता तो पोस्टमार्टम पे बड़ी टिपिकल अपीयरेंस दिखाई देती है। वो टिपिकल अपीयरेंस क्या होती है, ब्राइट रेड कलर रहता है, बिकॉज ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपका ब्लड जो है वो बिल्कुल ब्राइट रेड, ब्राइट कलर, ब्राइट, बिल्कुल ऑक्सीजनेटेड ब्राइट रेड। वही आपको पोस्टमार्टम स्टेनिंग मिलेगा, वही ऑर्गन्स में मिलेगा, वो वास्कुलर सिस्टम के अंदर मिलेगा, और उसी तरह की पोस्टमार्टम स्टेनिंग हो जाएगी, इंटरनल कलर भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और हम देखते ही एकदम पिंकिश, ब्राइट पिंकिश कलर जो है वो किसी से मिस नहीं होता। और फिर दूसरी आती है बिटर आलमंड के टेस्ट। एक्चुअली जिन्होंने भी इसमें 2 केस ऐसे दिखाए गए हैं कि जिन्होंने पानी में पिया और उसके बाद उनको हुआ या खाने में खाया, तो जहाँ भी मिला के दिया जाएगा वहाँ पे बिटर आलमंड टेस्ट आएगा और बिटर आलमंड की ही स्मेल आएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है इस स्मेल के साथ में और टेस्ट के साथ, दोनों के साथ में, कि एवरेज हर आदमी इसको नहीं सूंघ सकता। यह कैपेसिटी जेनेटिकली आती है। मीन्स कुछ लोग जेनेटिकली कैपेबल होते हैं हाइड्रोसानिक और पोटेशियम साइनाइड को या साइनाइड को सूंघने में कैपेबल होते हैं, और वो बिटर आलमंड लाइक उसकी जो स्मेल है और बिटर आलमंड उसका जो टेस्ट है
वो दोनों को अप्रिशिएट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे टेस्ट कैसे? टेस्ट आपको कैसे पता चला? तो लोग सर्वाइव किए तो उन्हें से पता चला। तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में जिन्होंने खाया बच गए तो उन्होंने बताया ऐसा बिटर एलिमेंट। स्मेल तो खैर बिटर एलिमेंट की आप सबको पता ही है किस तरह की होती है, कर लेते हैं। लेकिन हर आदमी में बिटर एलिमेंट की स्मेल को अप्रिशिएट करने का जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी नहीं होती। एंड दिस कैपेसिटी कम्स बाय वे ऑफ हेरिडिटी। मेरे एक फ्रेंड थे, जब मैं पिछली बार केस में बताया, LT रमानी, he was very sensitive to this taste as well as smell। और वो दूर से, जैसे मैंने बताया, अगर लैब में कभी पड़ा है, हमारी लैब में आते थे तो काफ़ी उन दिनों में यूज़ हुआ करता था, तो बताया था अरे यार उसकी बोतल को बंद करो, मेरे को बहुत स्मेल आ रही है इसके बिटर एलिमेंट की। इतने ज़्यादा परेशान हो जाता था स्मेल से। तो फिर जाके पूछते रहे किसी ने खोला है क्या, पोटेशियम साइनाइड का कुछ सोल्यूशन बना के कुछ तो किया तो नहीं है, तो जाके बंद करवाना पड़ता था। तो जो इसको सूंघ सकते हैं वो बहुत ज़्यादा सूंघ सकते हैं, जो नहीं सूंघ सकते उनको कोई पता नहीं चलता। तो ये है एनालिसिस या मेरे व्यू इस जोसेफ। और बाकी अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, बिकॉज केस मीन्स केस अंडर इन कोर्ट है, तो ऐसे केस पे हम लोग ज़्यादा वैसे भी कोई कमेंट्री करना ठीक नहीं है। Thank you very much.